नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा कि यूपी बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हम अपने विद्यार्थियों, अपने छात्रों के सहयोग के लिए कक्षा 12 की फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये वीडियो कई पार्ट्स में आएगा, तो जिसका पहला पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए हम लोग आज के अपने वीडियो को देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, उसमें पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर सारे प्रश्न जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना है, ऐसे ही प्रश्नों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो हमको समझनी है, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनके लिए वीडियो निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों की तैयारी कम हुई है, वो हमारे वीडियो के जरिए अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है साथियों कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो इसमें एक चीज आती है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, और दूसरी बात है कि अक्षीय स्थिति का क्या मतलब है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब अक्षीय स्थिति का क्या मतलब है? अक्षीय स्थिति का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव होता है अपना, तो इसकी अक्ष के अनुदिश, तो इसे कहा जाता है अक्षीय स्थिति। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। जो जो की पॉइंट्स है उनको मैं आपके लिए अंडरलाइन कर दूंगा या हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी ली जाती है दोस्तों, वो ली जाती है 2l, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। कई बार किताबों में d ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो सब अलग बात है। अब यहाँ पर 2l लेने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका मिड पॉइंट देखेंगे तो आधी आधी दूरी आसानी से बढ़ जाएगी। तो ये मान लीजिए कि ये पॉइंट O है, जो कि इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस L हो गई, ये डिस्टेंस L हो गई। अक्षीय स्थिति का मतलब मैंने बताया अलोंग टू द एक्सिस। तो यहां से मान लीजिए कि बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे देखिए कि जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां पर क्या लेकर आते हैं साथियों? एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, Q0, धनात्मक या धन परीक्षण आवेश इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम Q0 लेके आए तो उससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा हमको कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि दो सेम नेचर के अगर चार्ज होते हैं तो उनके भी दुश्मनी होती है, यानी वो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर आपने Q0 लेके आया ही है आपने, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, यानी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा E1 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी प्लस क्यू के कारण क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। अब अगर माइनस क्यू के कारण देखें तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब ये माना वाना मैंने आपको बता दिया क्या कैसे लिखना है, तो उसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो प्लस क्यू के कारण मैंने माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1 है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, अब आप याद कीजिए कि बिंदु आवेश के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी हुई है, KQ/R² होता है, और K का मान क्या रखते हैं हम लोग? 1/4πε0 सुविधा के लिए। तो अगर हम इसको 1/4πε0 के टर्म्स में लिखना चाहें तो 1/4πε0 Q/R²। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि R² क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए आप कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी O से लेकर B तक L है, और O से लेकर आपकी R है। तो इतनी दूरी कितना बचेगी हमारे पास? क्या R-L बचेगी? हाँ सर, ये तो R-L बचेगी। तो ये हो गया R-L का होल स्क्वायर।
और माइनस क्यू के कारण क्या है बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों, उसको हमने E2 माना है, तो E2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन वही 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए ए से लेकर ओ तक आपका L है, O से लेकर P तक आपका R है, तो A से लेकर P तक कितना हो जाएगा दोस्तों, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगी, या E1 माइनस E2 हो जाएगी, या E2 माइनस E1 हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न ये है। तो पहली चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि देखें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों घट जाएंगी। अब घटने में प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि हम E1 में से E2 घटाएं या E2 में से E1 घटाएं। तो एक बात देखिए ध्यान से, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर आप एक बात बताओ, जनरली हम लोग करते क्या है, ज्यादा में से कम घटाते हैं या कम में से ज्यादा घटाते हैं? सर ज्यादा में से कम घटाते हैं। अब यहाँ पर बात ये आएगी कि ज्यादा कौन है, Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर ये टर्म ज्यादा है, या फिर Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर ये वाला टर्म ज्यादा है? तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा होगा 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये कैसे ज्यादा है, ये ज्यादा इसलिए है कि अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तब आप कहेंगे सर 1/2 बड़ा है। कैसे जाना, तो बेसिक सा नियम है कि जिसका हर ज्यादा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरी बात है, यहाँ पर देखिए कि जो माइनस क्यू है वहां से की दूरी पर, यानी दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर R प्लस एल का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बता दिया छोटा सा तरीका, उसके जरिए भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी R माइनस एल है, तो ये दूरी कम है, इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको घटाएंगे तो E1 माइनस E2 करेंगे। ठीक बात है। अब आइए सिंपल वैल्यू रख देते हैं बस। तो E बराबर ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप देखें ध्यान से, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कुछ खास करना नहीं है। आप देखें तो Q/4πε0 आपको कॉमन नजर आएगा, कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, और Q/4πε0 नीचे एलसीएम लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे लगा देते हैं। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। Q/4πε0, अब इसको आप ध्यान से देखें, इसको हम लोग पूरा a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, या फिर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी इसको ओपन कर दीजिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, चाहे जैसे आप ओपन कर लीजिए। फिलहाल हम लोग 12th में है तो थोड़ा सा हम लोगों का स्टैंडर्ड ठीक ठाक होगा, तो इसलिए मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर लेता हूँ, a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, r प्लस एल, और आगे माइनस करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे है हमारा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान से देखें तो एल से एल आपका शहीद हो जाएगा, r से r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच रहा है दोस्तों, ऊपर बच रहा है हमारा Q/4πε0, ये r 2r हो जाएगा और l 2l हो जाएगा, और नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से कि जब आपने r जो माना था वो r l की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा था, r मच ग्रेटर देन टू l था। तो अब अगर r का स्क्वायर करेंगे तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, मच ग्रेटर देन टू l स्क्वायर। तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या हुआ दोस्तों, ध्यान देंगे, Q/4πε0 2r इंटू 2l, और यहाँ पे आपका ये नेग्लेक्ट हो गया तो r की पावर 4, 2 की पावर 2, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो हमारा बचा
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2L बाई आर क्यूब। अब देखिए ध्यान से, आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2QL इसको क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी एक चार्ज और उसके बीच की दूरी जो होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की, उसी के मल्टीपल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2L ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो मैं ये Q 2L के साथ शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इतना शिफ्ट हो गया, ये P हो गया, तो यहाँ पर हमारा बचा 2P बाई आर क्यूब। तो इस तरीके से अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला आ जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब। उम्मीद है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, ये भी परीक्षा में मल्टीपल बार पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमको। तो निरक्षीय स्थिति का क्या मतलब है? निरक्षीय स्थिति का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सीधा। या अनुप्रस्थ स्थिति, आपने अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ी होंगी, ठीक है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत गति करते हैं, ऐसे, और गति करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो लंबवत होता है कुल मिला के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ही नाम है, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए अनुप्रस्थ स्थिति आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्लियर करना आवश्यक है। खैर चलिए फिर से वही है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है मेरे बच्चों? अब इसको हम जान चुके हैं, आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए अगेन एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, -Q और +Q से मिलकर बना है। ये इसका मान लीजिए कि मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से मान लीजिए कि R दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको इसके कारण यहाँ पर देखनी है, तो इसको हम किनारों से घेर देते हैं, मिला देते हैं। अब अगेन वही कहानी कि बिंदु P पर मैं क्या लेके आऊंगा? एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा, यानी Q0। तो यहाँ पर +Q0 आएगा, यहाँ पर प्लस है, तो इधर रिपेल करेगा इसको, तो यानी E1 यहाँ पर हो गया। अगर मैंने +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी तो। अच्छा, अगर -Q के कारण देखें तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक बात है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब ये R, ये L, और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? √R² + L²। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? R² + L² का रूट। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। अब अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल भी आपस में इक्वल हो। बेसिक सी थ्योरम है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसको अगर हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करें ऐसे, अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, सिमिलरली ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस चीज को मैं आपको अलग से यहाँ पर बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप समझने में कोई असुविधा ना हो। देखें ध्यान से, इसी इतने कंपोनेंट्स को यहाँ पर, तो ये हम देखें अगर, तो ये कुछ इस टाइप का सिस्टम हमारे पास बन रहा है। ये E1 है हमारा, ये E2 है, और ये एंगल भी हमारा थीटा है, ये एंगल भी हमारा थीटा है, ठीक बात है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि +Q के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी है, तो इस E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। तो स्क्वायर अगर करेंगे तो ढक्कन यानी अंडर रूट गायब हो जाएगा, R² + L²। सिमिलरली E2 अगर हम लोग देखते हैं, E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R² + L²। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साथियों कि E1 और E2 आपस में इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये E1 E2 आपस में इक्वल है। अब इसका अगर कंपोनेंट्स हम लोग देखना चाहें तो सिस्टम क्या होता है? ये इस तरीके का सिस्टम है हमारा। इसमें एक ट्रिक आप याद रखिए, कास पास साइन दूर, तो यानी कि जो थीटा से पास वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा? कॉस थीटा होगा। तो अगर E1 के लिए देखें तो ये थीटा के नजदीक है, तो ये होगा E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो हमारा थीटा से दूर है, तो इसको हम लोग कहेंगे E1 sin थीटा। सिमिलरली अगर E2 के लिए देखें तो E2 cos थीटा भी इसी एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना, E2 cos थीटा।
और यहाँ पर ये क्या आएगा, E2 साइन थीटा। अब E1 E2 चूंकि आपस में बराबर है, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये कंपोनेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कौन से कंपोनेंट्स जुड़ जाएंगे, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये कंपोनेंट्स हमारे जुड़ जाएंगे। अगर बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर अंदर बच जाएगा E1 प्लस E2। चूंकि E1 और E2 आपस में इक्वल हैं, तो सिमिलरली अगर जुड़ेगा कॉस थीटा भी ऐसे रहने देते हैं, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जुड़ के हो जाएगा 2Q अपान में R² प्लस L²। अब कॉस थीटा बराबर यहाँ ट्रायंगल से आप देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, तो बेस अपान हाइपोटेनस ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर जो भी बच्चा CBSE बोर्ड का है, अगर वो देखना चाह रहा है तो, हालांकि ऐसे बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो आधार यहाँ पर हो गया L और हाइपोटेनस हो गया हमारा √R² प्लस L²। और यहाँ पे हमारा बचा ही हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई R² प्लस L²। अब ये 2QL अंदर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, P बन जाएगा। और यहाँ अंडर का मतलब पावर 1/2 होती है, तो नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, और यहाँ पे एक में आपका 1/2। यहाँ अगर जो बच्चे बायो वाले हैं वो देख सकते हैं, तो 2 × 2 ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2QL को हम लोग P बोल देते हैं, और यहाँ नीचे है R² प्लस L² की होल पावर 3/2, ठीक। अब देखिए फिर वही एजम्पशन कि जो R था हमारा वो L से बहुत बड़ा था, R इज मच ग्रेटर देन टू L, देन R² और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो R² की तुलना में L² को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिए, P बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई, यहाँ पे ध्यान देना 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा RQ। तो इस तरीके से निरक्षीय स्थिति में ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई RQ या KP बाई RQ। तो मुझे लगता है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। वैद्युत स्थैतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो पहले आपको गॉस सर के स्टेटमेंट को लिख देना है, फिर उसका जो प्रूफ है, हालांकि लॉ है तो लॉ का कोई प्रूफ इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अब हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब हमको देखना पड़ेगा, चूंकि ये परीक्षाओं में कई बार आता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लॉ का इन रियलिटी कोई प्रूफ नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट में गॉस साहब ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया, इसको आपको लिख देना है, या आप अपनी भाषा में जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बात हुई है कि किसी बंद पृष्ठ से, यानी कि जब सरफेस जो है वो आपकी क्लोज होगी तभी पृष्ठ गुजरेगा, अदरवाइज नहीं गुजरेगा। अब ये बंद पृष्ठ का क्या मतलब है साथियों, तो संक्षेप में आप ये समझिए कि बंद पृष्ठ में जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, स्फेयर हो गया, सर्कल नहीं, सर्कल ओपन सरफेसेस में आता है, पैरेललोपिपेड हो गया, ये सब आती हैं बंद सरफेसेस, क्लोज सरफेस इनको कहा जाता है, बंद पृष्ठ कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी चार्ज आपका उससे बाउंडेड है, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उस क्यू का 1/ε0 गुना होता है। बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। तो कोई एक बंद सरफेस है, तो मान लीजिए कि मैं एक स्फेयर ले लेता हूँ। अब ये स्फेयर है और यहाँ पर एक चार्ज रखा है, और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना कि चार्ज अंदर होना चाहिए, बाहर रहेगा तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। मैं बार बार इस चीज पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि पूरे गोले का क्षेत्रफल A है। यहाँ पर हमने क्या काम करा, एक छोटा सा टुकड़ा कट किया dA। तो बंद सरफेसेस में आपने पढ़ी होगी एक चीज, क्वांटिटी एरिया वेक्टर, ठीक है ना, कंसीडर आउटवर्ड नॉर्मल फॉर क्लोज सरफेसेस।
अगर कोई ओपन सरफेसेस है तो उसमें दो मतलब एरिया वेक्टर हो सकते हैं, तो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर या तो फिर नीचे की ओर। लेकिन जब बंद सरफेसेस है दोस्तों, तो उसमें आपको कैसे मानना है, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल मानना है, हमेशा बाहर की तरफ मानना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट पी है जिसके जरिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप तुरंत क्या लेके आएंगे, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। तो क्यू नॉट अगर यहाँ पे लेके आए तो ये क्या हुआ, इधर भगेगा, तो यानी वैद्युत क्षेत्र हमारा बाहर की ओर होगा, ठीक। और साथ ही साथ एरिया वेक्टर भी क्या होगा, कंसीडर आउटवर्ड नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर या डी ए या एन कैप जिससे आप भी प्रदर्शित करते हैं, वो भी हमारा बाहर की ओर होगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा फ्लक्स के बीच में, फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, ठीक है। इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, ई डॉट डी ए, ठीक। और ये अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, अदिश होता है, ठीक। तो बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। और थीटा फिर हमारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस अल्पांश क्षेत्रफल जो आपने ये लिया है डी ए, इससे गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये कितना लिखा जाएगा दोस्तों, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। और ई डॉट डी ए का क्या मतलब हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा कितना है हमारा, 0 है। कॉस 0 कितना होता है दोस्तों, होता है 1। तो ये आ गया हमारा ई डी ए। अब एक बात बताओ कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। हम जानते हैं ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, कैपिटल भी आप चाहे तो मान सकते हैं, मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर लाके पुट कर दीजिए। तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए। अब अगर मुझे पूरा का पूरा फ्लक्स चाहिए तो इसका फिर क्या कर देना पड़ेगा साथियों, इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा, ठीक। मैं बेसिक शब्दों में जा रहा हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अभी भविष्य में भगवान चाहेंगे तो बहुत डिटेल में अगर एक दूसरा चैनल हम लोग शुरू करेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे मेंस और नीट के स्तर का, तो उसके लिए आप तनाव मत लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो अगर पूरा का पूरा हमको चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी फाई का इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, फाई ई। और इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो कांस्टेंट राशियां होती हैं उनको हम लोग बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डी ए। मैं यहाँ पर मैं क्लोज्ड इंटीग्रल लगा देता हूँ। ये क्लोज्ड इंटीग्रल लगाने का क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि यह रिप्रेजेंट करता है कि जो सरफेस आपने ली है वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक। अब एक बात बताओ कि गोले का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये डी ए आप हर जगह लेंगे, ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे, हर जगह पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, इस गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका शहीद हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई। फाई ई बराबर क्या आ जाएगा साथियों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और टू बी प्रिसाइजली ये क्यू इन साइड होना चाहिए। तो फाई ई बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का प्रूफ है, वैसे फर्जी टाइप का प्रूफ है, ठीक है। लेकिन अब परीक्षा के लिए आपको यही लिखना है, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसी गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अनंत लंबाई का एक तार है, या ये एक तार देख लेते हैं, वो भी इनफाइनाइट लेंथ का। अब इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी लेंथ है। अब इनफाइनाइट लेंथ हमारे लिए आपके लिए बना पाना संभव थोड़ी है। आइए ध्यान देते हैं। अब ये एक समान रूप से आवेशित है। मान लीजिए कि एक समान रूप से धनावेशित है, हमने मान लिया एक समान रूप से आवेशित है। अब इसको आप ऋणावेशित भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये अनंत लेंथ का है, अनंत लंबाई का है, ठीक है। अब इससे मान लीजिए कि r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर क्या ज्ञात करना है हमको, वैद्युच्छेद की तीव्रता, वो भी गॉस नियम की सहायता से। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस हम लोग खींचने का प्रयास करते हैं, वो भी सिमेट्रिकली। तो अगर आप तार देखें तो तार जनरली बेलनाकार शेप में होता है, तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस हम लोग खींचेंगे वो कैसे खींचेंगे दोस्तों, बेलनाकार खींचेंगे। तो मान लीजिए कि L लेंथ में हमने एक गॉसियन सरफेस खींच लिया। ये तो जो वायर था वो इनफाइनाइट लेंथ का था, ठीक है ना। हमने क्या काम करा कि L लेंथ में एक गॉसियन सरफेस खींच ली, ठीक। अब ये चूंकि जो चार्ज है वो तार पे बटा हुआ है, और तार कैसी मतलब क्वांटिटी है वो उस पर मतलब एक रेखीय है, एक दिशीय है, तो इस पर क्या पाया जाता है, इस पर पाया जाएगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। और लैम्डा होता क्या है सर, लैम्डा होता है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। पर यूनिट लेंथ पर जितना आवेश होगा वही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कितने सरफेसेस हैं, कहाँ से हमारा फ्लक्स कितना गुजरेगा, और उसकी सहायता से फिर हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युच्छेद की तीव्रता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप फिर से अगर Q0 लेके आएंगे तो ये E इधर की ओर भगेगा, ठीक है, और साथ ही साथ एरिया वेक्टर भी आपका इधर ही होगा, ठीक। एक सरफेस तो ये हो गई, एक सरफेस ये है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आप जब यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल आपका एरिया वेक्टर होगा, तो इस सिचुएशन में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 90। तो एक सरफेस ये है दोस्तों, एक सरफेस ये है। सिमिलरली यहाँ पर भी एरिया वेक्टर आपका बाहर की ओर आएगा, तो यहाँ पर भी थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो cos 90 क्या हुआ, 0। तो cos 90 0, यानी कि इस वाली सरफेस से भी एरिया वेक्टर लंबवत होने की वजह से फ्लक्स क्या आया, 0 आया। इस वाली से भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जा रहा है समझ पा रहे हैं ना आप, EDA cos थीटा यानी cos 90, तो cos 90 हुआ तो 0। तो ये जो सरफेस बच रही है हमारी, यहीं से हमारा फ्लक्स गुजरेगा। बात क्लियर हुई। आमतौर पर किताबों में ये सब दिखाते नहीं है, सीधा यहीं से दिखा देते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है, ठीक। तो इस वाली सरफेस से निकल जाता है हमारा विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ से फ्लक्स गुजरेगा कितना, ये चीज हम लोग ध्यान देते हैं। तो d phi E बराबर अगेन क्या है, E डॉट dA, और EDA cos थीटा। थीटा कितना हुआ दोस्तों, इसी वाली सरफेस से फ्लक्स गुजर रहा है तो 0। क्यों 0, क्योंकि इधर E है उधर ही क्या है हमारा dA या एरिया वेक्टर है। ये आया हमारा EDA सिंपल, d phi E बराबर EDA आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हमको पूरा का पूरा फ्लक्स चाहिए दोस्तों, तो पूरा का पूरा फ्लक्स चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो phi E बराबर E आपका बाहर हो जाएगा, ये क्लोज सरफेस है, तो अगेन मैं यहाँ पर गोला लगा देता हूँ, दिस गोला रिप्रेजेंट सरफेस हमारी कैसी है, क्लोज्ड है, ठीक। तो अब ये हो गया। अब ध्यान दीजिए आप, अब अगर आप ये DA जो आपने यहाँ लिया हुआ है, ये भी बाहर की ओर है। अब ऐसे DA अगर आप जोड़ते चले जाएंगे तो इस पूरे बेलन का क्या मिल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h। h के बजाय हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, L। तो phi E बराबर E इंटू 2πr/L, ठीक है सर। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि phi E जो होता है वो Q/ε0 होता है। तो यहाँ पर हम गॉस के नियम से phi E की जगह पर क्या रख सकते हैं, Q/ε0, E इंटू 2πr/L। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि जो Q है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, Q आ जाएगा यहाँ से हमारा लैम्डा इंटू L। तो यहाँ पर ये वैल्यू लाके पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा दोस्तों लैम्डा L/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 2πr/L। L से L कैंसिल आउट, हमको तो E चाहिए था ना, तो हम लोग यहाँ से E निकाल लेते हैं। E बराबर क्या आ जाएगा, 1/2πε0 और λ/r। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो therefore 1/4πε0 λ/r। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बेटा, 1/4πε0 का मान हमको पता होता है, 9 × 10⁹, तो कभी न्यूमेरिकल आ जाए इस पर तो आसानी से सॉल्व हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है, एक समान अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट
गॉस के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी समझते हैं। तो अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। आइए देखते हैं इसको। ये मान लीजिए कि एक हमारी अनंत विस्तार की चादर है और ये एक समान रूप से आवेशित है। तो मैं मान लेता हूं एक समान रूप से धन आवेशित है। अब सिमेट्रिकली यहां पर भी गॉसियन सरफेस हमको खींचनी पड़ेगी। अब इससे मान लीजिए कि r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पे ही हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब r दूरी यहाँ पे भी जा सकते हैं, सिमेट्रिकली r दूरी पीछे भी आ सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या खींचेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। यहाँ पॉइंट मान लीजिएगा कि आप लोग P' था, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक बात है। अब यहाँ पे गौर करिए, तो ये जो सरफेस है हमारी, ये यहाँ पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ये बाहर, क्योंकि यहाँ पर फिर से हम क्या लेके आएंगे, हमने एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, प्लस प्लस है तो दूर भगेगा। और यहाँ पर एरिया वेक्टर भी हम कंसीडर आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये होगा हमारा DA वेक्टर या एन कैप, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें। सिमिलरली एक सरफेस हमारी इधर भी होगी, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगेन किधर होगी, इधर ही होगी। और यहाँ पर कंसीडर आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर की ओर होगा। एक सरफेस ये है दोस्तों, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी खींचा गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर थीटा 90 हो गया, तो cos 90 होने की वजह से 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब एक बात और आप समझिए कि ये क्या है, एक सरफेस है, तो इस पर क्या पाया जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, वो कितना होता है, Q/A। पर यूनिट क्षेत्रफल पर कितना चार्ज है, उसको क्या ही कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरण भी आप कह सकते हैं फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कुल फ्लक्स कितना गुजरा है हमारे पास, तो 3 सरफेसेस हैं, तो नेट फ्लक्स कितना गुजरा, और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लीजिएगा कि A है। तो फाई बराबर हुआ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। एक सरफेस ये हो गई दोस्तों, एक ये हो गई, एक ये दो हो गई। तीसरी वाली से तो हमारा 0 हो रहा है, पहले ही दूसरी से हमारा फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक बात है। ये समझिए आप, नॉर्मल किताबें आप देखेंगे तो आपको ये सब तीसरी सरफेस चौथी सरफेस का कोई लेना देना आपको नहीं सिखाते हैं, ठीक है। यही होता है कॉन्सेप्ट, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक फिजिक्स नहीं आएगी। ये फंडामेंटल सिद्धांत है, स्थापित सिद्धांत में से एक है फिजिक्स के। तो φ1 बराबर, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रल E.dA, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो इसी समय हम लोग इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर φ3 का भी लिख देते हैं, कम से कम बेचारे को बुरा ना लगे कि हमको लिखा ही नहीं गया, बाद में भले 0 हो जाएगा, ठीक है। फाई बराबर E.dA cos थीटा आ जाएगा, और थीटा इसके लिए क्या हो गया, 0। सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो गया, 0। और यहाँ पर ये cos 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इस बार मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। cos 0 1 होता है, फाई बराबर ये आपका इंटीग्रल E.dA बचेगा सिर्फ, फिर यहाँ पे क्या बचा आपका, E.dA बचा, ऑलराइट। अब E आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल DA। सिमिलरली यहाँ पर अगेन E कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा DA। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा EA, और ये भी क्या आ जाएगा आपका EA। फाइनली कितना फ्लक्स गुजरा यहाँ से, 2EA। अब यहाँ पर अगेन गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई E इज इक्वल टू Q/ε0 इज इक्वल टू 2EA। अब फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Q की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A/ε0 बराबर 2EA। A से A अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको चाहिए था E बराबर आ जाएगा दोस्तों σ/ε0, ऑलराइट। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसको सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी हमसे कहा जा रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखते हुए वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत विभव की क्या परिभाषा है, वैद्युत विभव की सिंपल परिभाषा आप ऐसे समझिए कि किसी धन परीक्षण आवेश यानी Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य और धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आया है वैद्युत विभवांतर से, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो VA माइनस VV बराबर W/Q0। तो यहाँ इनफाइनाइट ले लेते हैं, इनफाइनाइट पे जो स्वैच्छ विभव होता है उसको शून्य माना जाता है, तो V बराबर सिंपल W/Q0 ऐसा लिखा जाता है। तो ये हो गया वैद्युत विभव। ठीक, ये किया गया कार्य है और धन परीक्षण आवेश है हमारा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। आइए देखते हैं वैद्युत आवेश के कारण। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है जिस पर एक चार्ज रखा है Q, और यहाँ से पॉइंट मान लो O है, O से R दूरी पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब आवेश को हमको अनंत से लेके आना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इससे O से X दूरी पर एक पॉइंट B है जहां पर हमने रखा है एक टेस्ट चार्ज को। ठीक, अब यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर। सिंपल सी बात है बेटा, V बराबर हमने आपको बताया W/Q0, यानी कि अगर हम लोग वर्क डन निकाल लें और फिर उसको Q0 से डिवाइड कर दें तो हम लोग क्या प्राप्त कर ले जाएंगे, टेंसिल प्राप्त कर ले जाएंगे। तो अब अगर कार्य भी हमको देखना है तो कार्य देखने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब इसको देखें, यहाँ पर चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र जो अनंत में है वो उस साइड में भगना चाहेगा अनंत की ओर। अब इसको हम लोग जबरदस्ती यहाँ पर लेके आते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी ये जाना तो इस साइड चाह रहा है। ठीक है ना, इस साइड में, और हम लोग इसको लेके आ रहे हैं इस साइड में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि B से C तक लाने में आपने जो डिस्प्लेसमेंट उसको जबरदस्ती यहाँ पर ला के रखा वो कितना है, आपका dx है। उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या बातें अब अभी तक की है आपसे। ऑलराइट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि O से X दूरी पर एक पॉइंट B है, तो इस पर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं कूलाम्ब के नियम से। कूलाम्ब का नियम क्या कहता है दोस्तों, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सबको याद होगा, है ना, Q0/x², ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक चार्ज प्लस Q है, दूसरा Q0 है, यहाँ Q1 Q2 जैसा कुछ भी नहीं है मामला। तो ये फोर्स हो गया हमारा। अब यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हमारा बहुत मॉल्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, बहुत ही मॉल्यूट होगा। dW फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि ये भागना तो इस साइड चाह रहा है, आप इसको लेके आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है ना, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करके। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा dW बराबर F की वैल्यू ला के रख देते हैं। आसान शब्दों में चलते हैं अभी, ताकि बोर्ड परीक्षा हमारी अच्छे से निपट सके। बाकी तो कॉन्सेप्ट जो होगा कभी बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा जब कभी भी हम लोग दूसरे चैनल पर आएंगे। तो ये तो हो गया dW बराबर -1/4π0 Q0/x² इंटू dx। ठीक है, अब इस Q0 को हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, अनंत से R दूरी तक लेके आ रहे हैं साथियों। तो अब अगर हमको पूरा का पूरा कार्य चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो W बराबर, सारी कांस्टेंट राशियां बाहर कर लीजिए, 1/4π0 Q0 इंटीग्रेशन dx/x²। और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं इसको, अनंत से R दूरी तक लेके आ रहे हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टू R। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, -1/x Q0, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे 1/x² का तो कितना आ जाएगा, -1/x, और लिमिट इनफाइनाइट से R। अब नियम क्या कहता है कि एक बार अपर लिमिट रख देते हैं वेरिएबल की जगह पे, दूसरी बार माइनस करके लोअर लिमिट। तो ध्यान दीजिए माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4πε0 Q0, यहाँ पर रखिए ध्यान से 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट क्या होता है दोस्तों, 0। W बराबर आया 1/4πε0 Q0/R। ये तो हमारा वर्क डन निकल गया दोस्तों, लेकिन हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था पोटेंशियल। तो V बराबर W/Q0। जब आप W की वैल्यू रखेंगे तो Q0 से Q0 आपका शहीद हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0
Q बाई R। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ये होता है हमारा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। अब हमको ये सारी आइडिया लग गई है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अक्षीय स्थिति क्या है, ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं आसानी से, प्यारा सा डेरिवेशन है। ये मान लीजिएगा अगेन एक वैद्युत द्विध्रुव है, -Q + Q से मिलकर बना है, बीच की डिस्टेंस 2L होती है। यहाँ मान लीजिए कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, ठीक है। इस बार कोई और कलर ले लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पर क्या ज्ञात करना है हमको, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ऑलराइट, अब देखें +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव मान लीजिए V1 है। तो V1 बराबर क्या लिखा जाएगा, अभी आपने फॉर्मूला डेराइव किया, 1/4πε0 Q बाई R होता है वैद्युत विभव, 1/4πε0 Q बाई R। अब यहाँ पर ध्यान दें, फिर से वही कहानी, ये यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से टोटल R, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक R माइनस L। अब विभव एक अदिश राशि है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, +Q के कारण पोटेंशियल प्लस में कंसीडर करेंगे और -Q के कारण माइनस में कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम -Q के कारण बिंदु P पर विभव V2 बोले, V2 बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0 माइनस में आगे लगा देता हूँ Q बाई R प्लस L, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखी तो वहाँ पर हमने समझ लिया है, अगेन आपको समझना है। तो ये डिस्टेंस L है, यहाँ से ये डिस्टेंस R है, टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अब R प्लस L, ठीक। अब बिंदु P पर नेट विभव क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है ना। क्यों प्लस क्यों कर रहे हो सर, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है और इसका जो परिणामी होता है इसके साधारण बीजगणितीय योग से प्राप्त किया जा सकता है। आइए रखते हैं वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। Q बाई 4πε0 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L अपान 1/R प्लस L। अगेन इसका एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, Q बाई 4πε0 ये आ जाएगा R² माइनस L², तो हो गया R प्लस L और माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, R से R आपका निपट गया, V बराबर ये Q बाई 4πε0 L हो जाएगा 2L अपान में R² माइनस L²। ध्यान दीजिए फिर से, R है वो आपका बहुत बड़ा है L से, तो R² और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मच 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 ग्रेटर देन टू L²। तो R की तुलना में L को क्या कर देंगे दोस्तों, नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये Q इसके साथ अंदर शिफ्ट कर दो आप, तो V बराबर 1/4πε0 2QL, यानी कि ये हो गया आपका P बाई R²। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि +Q के कारण पोटेंशियल प्लस में लेंगे, माइनस चार्ज के कारण माइनस में लिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। तो फिर वही कहानी है, तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है आता है, इसलिए हमने यहाँ पर अपनी परीक्षा जो है आपकी बोर्ड की, उसके लिहाज से इसको हमने शामिल कर लिया। -Q + Q, ये पॉइंट O, डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। निरक्षीय का मतलब आप जान चुके हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। R दूरी पर मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, इसके कारण हमको चाहिए, -Q के कारण चाहिए, किनारों से घेर देते हैं इसको। अब ये R, ये लंब, ये L, ये कितना, √R² प्लस L²। सिमिलरली ये भी √R² प्लस L²। कोण वगैरह थीटा थीटा ही हो जाना है, डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अब देखें +Q के कारण V बराबर, इसको हम लोग यहाँ V1 मान लेते हैं, तो 1/4πε0 Q बाई R, R तो यही होगा ना, √R² प्लस L²। और उसके बाद V2 ये भी यही हो जाएगा, बस आगे माइनस लग जाएगा। अब नेट अगर चाहिए तो नेट कैसे प्राप्त होगा, इनके साधारण बीजगणितीय योग से, और दोनों क्वांटिटी सेम है, अपोजिट में है, कट पिट के क्या आ जाएगा दोस्तों, निरक्ष पे वैद्युत विभव क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, ठीक। तो ये दो महत्वपूर्ण परिणाम पूछे जाते हैं, और मतलब किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, मेंस वगैरह का टॉपिक है, कभी समझेंगे विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं।
अगली बात है, ऊर्जा घनत्व से क्या अभिप्राय है। संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऊर्जा घनत्व का क्या मतलब होता है साथियों, संधारित्र की प्लेट में एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। ठीक, वॉल्यूम एकांक होना चाहिए, तो इसे जनरली हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल एनर्जी और इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली बात है कि संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व। संधारित्र के लिए पहले ऊर्जा क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है संधारित्र के लिए ऊर्जा होती है आपकी हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है ना, फाइनली उसको सॉल्व करने पर यही आ जाता है हमारा हाफ सी वी स्क्वायर। और सी का क्या फॉर्मूला है, सी बराबर होता है दोस्तों निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और यहाँ पर वी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी होगी, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ई बराबर क्या आता है हमारा डी वी बाई डी आर। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि ये सब छोटी मोटी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर दें तो ई बराबर सिंपल हम लोग वी बाई आर या वी बाई डी जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ से वी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई डी आ जाएगा। यहाँ पर वी की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, ई डी रख देते हैं। ठीक, ये वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है साथियों, क्या है भाई, पोटेंशियल ड्रॉप है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यहाँ पर जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो एक डी से एक डी आपका कैंसल आउट, यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी इंटू ई स्क्वायर। और ए डी क्या है, वॉल्यूम ही तो है, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या होता है वॉल्यूम। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर डी, मान लो एच है तो वॉल्यूम है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इस वॉल्यूम को हम लोग कितना रख दें, यूनिट रख दें, एकांक रख दें, तो जिसको हम लोग स्मॉल यू कहेंगे और वो फिर कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऑलराइट, ये होता है हमारा ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के व्यंजक को स्थापित करिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि दो कोई आवेशित चालक है और उनको जोड़ने से पहले कुल कितनी एनर्जी है, उसके बाद जोड़ने के बाद कितनी एनर्जी आती है, ये चीज देख लें। और जोड़ने से पहले जो कुल ऊर्जा थी उसे हम लोग जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा को माइनस कर दें, तो जो प्राप्त होगा हमारा वो क्या हो जाएगी, ऊर्जा ह्रास। देखिए मान लीजिए कि दो कंडक्टर है, एक C1 है एक C2 है, इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, इसका मान लीजिए V2 है। इसको अभी हमने जोड़ा नहीं है। अब जोड़ने से पहले इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहले वाले की मैं एनर्जी मान लेता हूँ जो जोड़ने पे आएगी, या चलिए थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना कैसे है इसका भी आइडिया लग जाए। जोड़ने से पहले पहले चालक की, मान लो पहला चालक है दूसरा चालक है, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसका C1 V1 स्क्वायर। दूसरे चालक की अगर हम लोग बात करें, ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं। U2 बराबर अब ये कितना हो जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये जोड़ने से पहले की स्थिति है, U बराबर U1 प्लस U2। अब अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा भाई हमको, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, एक बात हो गई। अब इनको मान लीजिए कि हम एक तार से कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर कनेक्ट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऊंचे से नीचे की ओर विभव बहता है, जैसे पानी ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, तो इसलिए आप भी हमेशा पोटेंशियल की तरह ही बनिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई दोस्त, कोई सहपाठी या आपकी कोई महिला मित्र, ठीक है, या पुरुष मित्र पढ़ने में कमजोर है तो उसको अपना ज्ञान प्रदान कर दीजिए, और तब तक प्रदान करिए जब तक कि वो और आप आपस में बराबर ना हो जाएं। ठीक है, एक समान लेवल का ज्ञान अर्जन कर लें। वेल जोक्स अपार्ट, लेकिन काम की चीज है, मतलब ज्ञान बांटना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो वैसे पोटेंशियल बढ़ता है, तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो V1
और V2 आपस में बराबर हो जाएंगे, जिनको कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है V। ठीक, अब जोड़ने के बाद पहले वाले चालक की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, मान लीजिए U1 डैश, कैपेसिटेंस तो C1 है, कैपेसिटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्या चेंज हो जाता है, पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल सेम हो जाता है दोनों का, तो मैं दोनों का V मान लेता हूँ। तरीके से दूसरे का हाफ C2 V स्क्वायर, अब यहाँ पर कुल ऊर्जा क्या आ जाएगी, U डैश हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो हाफ V स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, C1 प्लस C2। अब मैंने कहा कि पहले जितनी ऊर्जा थी उसमें से दूसरी ऊर्जा को माइनस कर देते हैं, तो हमको ऊर्जा ह्रास पता चल जाता है। ऊर्जा ह्रास जिसको हम लोग डेल U कह देते हैं, U माइनस U डैश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, U की वैल्यू क्या थी आपकी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ठीक, तो ये जो कॉमन पोटेंशियल होता है ये क्या होता है दोस्तों, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है ना, हाफ कॉमन ले लो आप, पहला काम सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं करना है, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, और होल स्क्वायर है तो मैं इसको अलग अलग तोड़ देता हूँ। ठीक, एक से ये आपका कट जाएगा, उसके बाद अब यहाँ पर इसका अपान में 1 करके सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, अब बढ़ाएंगे नहीं, अगर कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए C1 से C1 में मल्टीप्लाई होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, और यहाँ पर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए तो A प्लस B का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको खोल दीजिए, आगे माइनस है, सारा साइन चेंज हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 टोटल C1 प्लस C2। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, C1 V1 स्क्वायर ने इसको मार दिया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ऊपर ये टर्म बच रहे हैं, कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, और तीनों से मज़ेदार बात क्या है कि C1 C2 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, C1 C2 कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बच गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, और यहाँ पे ये जो C1 प्लस C2 था इसको भी बाहर खींच लिया हमने, अंदर इतना बचा, सॉरी माइनस है ना, ये साइन चेंज हो गया है यहाँ पे। ठीक, अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी A माइनस B का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2, अंदर क्या बच गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देखें, डेल U बराबर जो आ रही है, तो इसमें सारी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, ये अगर मान लीजिए कल को नेगेटिव आ भी जाता है तो स्क्वायर होने के नाते ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो आवेशित चालकों को हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें हमेशा ऊर्जा का ह्रास ही होता है, और ये ह्रास किसके रूप में होता है दोस्तों, ऊष्मा के रूप में होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र यानी पीपीसी की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पीपीसी क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं समान लंबाई की, ठीक है ना, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव होती है। बनाया क्यों गया इसकी कहानी वगैरह का भी बाद में समझेंगे, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो मतलब यहाँ पर मान लीजिए हमने प्लस क्यू चार्ज है और इस पर क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव होती है। अब प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज होने की वजह से, और मान लीजिए कि यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है,
इसको बनाने का फायदा यही हुआ था क्योंकि गोलीय जो संधारित्र होता है दोस्तों, अब यही सब थोड़ी सी समस्या आ जाती है क्योंकि बिना बताए वो मन नहीं मानता है। उसकी जो एनर्जी होती है वो आर से लेकर इनफाइनाइट तक बिखरी हुई होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर कन्फाइंड रीजन में होती है, बाउंडेड रीजन में होती है, ये इसी क्षेत्र में एनर्जी आपकी बंधी हुई होती है। तो अब यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात मुझे बताएं कि प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू हमने लिख दिया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ई का तो ये फॉर्मूला आ गया। अब फिर से वही रिलेशन, ई इज इक्वल टू वी बाई डी। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी। तो ये वैल्यू ला के यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कैपेसिटेंस यानी C। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे अगर आप, तो Q से Q कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमारी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट क्या वोल्टेज, ठीक है ना, उसी को ही कहते हैं कैपेसिटेंस, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये हमने तब माना है जब ये क्या है, निर्वात है या वात है। यहाँ पर हमने अभी किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम, कोई डाइलेक्ट्रिक ये सब नहीं रखा हुआ है, ठीक। तो C बराबर ए एप्सिलॉन बाई डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगली बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए वैद्युत धारा के पद में व्यंजक उत्पन्न करें या फिर धारा तथा अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है आपका L लेंथ का, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है। बैटरी से क्यों जोड़ा है सर, बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो ये अपवाह वेग से चलेंगे, अदरवाइज तो बहुत तेजी से चलेंगे। 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार होती है, ठीक है ना। रैंडमली चलते हैं और जैसे ही बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी इनको शांत कर देती है, ठंडा कर देती है, एकदम जो गर्मी रहती है इनके पास आराम से। तो 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकंड से चलने लगते हैं। ये जो एवरेज वेलोसिटी है या औसत चाल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बिना इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों के पास नहीं आएगी, किसके, बैटरी की। तो ये हो गया मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी। अब यहाँ पर एक जगह सर्किट में 0 मान ही सकते हैं, अगर ये 0 है तो ये फिर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट का है, ठीक। तो ये मान लीजिए L लेंथ है हमारी कंडक्टर की। अब बैटरी जुड़ी है तो इसका मतलब इधर वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, तो ये L लेंथ है तो E इज इक्वल टू V बाई L। और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए कि A है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब इसमें यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर चल रहे हैं, ठीक है ना। ये चिंटू मिंटू पिंटू ये सब यहाँ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक बात मुझे बताओ, कितने से चल रहे हैं, वीडी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो dt टाइम में कितनी दूरी चल चुके होंगे, vd इंटू dt, ठीक है ना। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे समय। ध्यान से समझिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उनको डेरिवेशन, कोई खास बात नहीं है, ध्यान समझे। तो मैंने कहा कि vd से हर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और dt समय में ये यहाँ से कितना आगे बढ़ जाएगा, तो वो चल जाएगा vd इंटू dt। तो इसका मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि dt समय में जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है, vd इंटू dt है। तो ये जो रीजन है इसको मैं दूसरे कलर से सेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस छायांकित भाग में जो भी इलेक्ट्रॉन है क्या हुआ, इस नीले वाले क्षेत्र, हरे वाले क्षेत्रफल को ही पार करके आए हुए, ठीक है ना। तो इस छायांकित भाग में कितना चार्ज होगा आपके पास, ठीक है, तो वो चीज हमको देखनी है। तो कितना चार्ज हो जाएगा, dq। dq इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E होता है और जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो n होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर टोटल n है, n बाई v, ये होता है इतना, ठीक। तो एक चार्ज तो इतना हो गया। अब ध्यान देना, n
ए वी डी इंटू डी टी। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो n इंटू वी हो जाएगा, ठीक। तो ये n हो गया। और v क्या होता है दोस्तों, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया a माना था, l ये इतनी l है, ठीक। मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे आप इस चीज को। तो अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो ये हो गया डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बच रहा है, E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी। अब ये डी क्यू बाई डी टी क्या कहलाता है, आई बराबर क्या हो गया दोस्तों, एन ई ए वी डी, ये रिलेशन है। अब अगर आपको कम समझ में आया है तो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए फिर से, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मान लीजिए कि फिर से ये अपना कंडक्टर है एल लेंथ का, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए एल लेंथ का कंडक्टर है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, V बाई एल। तो अब एक बात बताओ मुझे कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा, कुल आयतन इस कंडक्टर का, वो होगा A इंटू एल, है कि नहीं। अब टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिर से वहीं से देखो आप, N इज इक्वल टू एन बाई वी। V कितना है, A इंटू एल है। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा आपका N इंटू ए एल। ऑलराइट। अब टोटल चार्ज कितना होगा दोस्तों, कुल आवेश, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई ना, कुल आवेश Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। तो कुल इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने, N ए एल, और इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो कितना होता है, ई होता है। तो ये तो हो गया कुल आवेश, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सारे इलेक्ट्रॉन वीडी रफ्तार से चल रहे हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, माफ कीजिएगा, एल बाई टी आ जाएगा। वी डी इज इक्वल टू एल बाई टी। मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने में टी समय लगा है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आई बराबर, अब यहाँ से पहले देख लो, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू क्या थी साथियों, एन ए एल ई बाई टी। तो एल बाई टी की जो वैल्यू है ये आप यहाँ पर ला के रखिए, एल बाई टी की वैल्यू, तो ये यहाँ से ध्यान देना, आई बाई एन ए ई आ जाएगा, एल बाई टी। अब यहाँ पर जैसे आप ला के रखेंगे, आई बराबर क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी। तो ये तरीका है, आप जैसे मन के वैसे समझ सकते हैं। ऑल राइट, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, इसमें कुछ एजम्पशन हमको करना पड़ता है। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं, वीडी अब चलेंगे जब हमने इनको एक बैटरी से जोड़ दिया, ये 0 तो ये हुई। अगेन एल लेंथ का कंडक्टर है, वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, E बराबर V बाई एल, ठीक। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं बीडी रफ्तार से, तो इनके बीच टक्कर उस स्तर की नहीं होगी, ठीक है। कभी विस्तार से फिर समझ लेंगे, तो अभी मोटा मोटा समझते हैं। तो अब एक बात बताओ कि ये जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इन पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है दोस्तों QE। कोई भी चीज अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित होती है, फोर्स कितना लगता है, QE। कैसे पढ़ा होगा ना भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई Q। ऑल राइट, तो F बराबर क्या आ जाएगा, QE, और यहाँ पर Q के बजाय क्या है, E है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ना, E इंटू कैपिटल E। अब अगर ये फोर्स लग रहा है तो इनका एक्सीलरेशन कितना होगा, चूंकि चल रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, A इज इक्वल टू F बाई M। तो F की वैल्यू है हमारे पास E कैपिटल E बाई स्मॉल m। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों को आराम करने का मौका मिल जाता है, उसको कहा जाता है श्रांति काल, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी है
रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल। ऑलराइट, अब यहाँ पर सारे के सारे तो वीडी रफ्तार से चल रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितने भी ये लाख 2 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जीरो मानी जा सकती है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अगर इसकी जीरो है तो यहाँ पर गति की दूसरी समीकरण लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है, लैम्डा, तो u तो जीरो हो गया, हाफ a, और यहाँ पर t के बजाय हमने रिलैक्सेशन टाइम क्या मान रखा है, टाउ मान रखा है। अब आइए आगे देखते हैं, तो लैम्डा बराबर हाफ a की क्या वैल्यू आई साथियों, e कैपिटल E बाई m इंटू टाउ स्क्वायर। ठीक, अब जो चाल है वो कितनी है, वो तो है vd। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी इसने कितना तय करी है, लैम्डा, और समय यानी जो रिलैक्सेशन टाइम है जिसको हम लोग टाउ कह रहे हैं, तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, vd इज इक्वल टू हाफ e कैपिटल E m, यहाँ एक टाउ है, यहाँ एक टाउ स्क्वायर है, एक टाउ से एक टाउ कट कैंसिल, कट गया, हाफ e कैपिटल E बाई m इंटू टाउ, और e बराबर क्या होता है, v बाई एल, ऊपर लिखा है इसलिए मैंने, तो vd बराबर, ध्यान दीजिएगा, हाफ e बाई m, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v बाई एल इंटू टाउ। ठीक, और अभी हमने आपको रिलेशन बताया I और VD में। I बराबर क्या होता है साथियों, I बराबर NEAVD। अब यहाँ पे ध्यान रखना, VD की वैल्यू लाके यहाँ पर पटक देते हैं। ओम्स लॉ हमको प्रूफ करना है, ध्यान रखिएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V बाई I का रेशो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। यदि किसी भी चालक तार की भौतिक परिस्थितियां, विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, NEA हाफ E V M L टाउ। अब यहाँ E इंटू E, ये क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, NE स्क्वायर A V टाउ 2ML। अब V बाई I हमको चाहिए, तो I इधर कर दें, बाकी सारा इधर कर दें, ध्यान रखना कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो। V बाई I इधर आ रहा है, बाकी सब उधर जा रहा है, 2ML NE स्क्वायर A टाउ। अब ये वाली क्वांटिटी आप ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए, 2 कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ना। L कंडक्टर आपका है, आपको लेंथ पता होगी, फिक्स है। N ये भी फिक्स होगा, E फिक्स ही है, एरिया भी फिक्स होगा, रिलैक्सेशन टाइम होता ही उतना है, फिक्स। ठीक, तो ये सारी क्वांटिटी क्या है, आपकी कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, R बराबर इन रियलिटी क्या फॉर्मूला है, 2ML NE स्क्वायर A टाउ। ठीक, नॉर्मल किताबें आप 12th लेवल की देखेंगे तो उसमें 2 नहीं होता है, वो लोग गति की प्रथम समीकरण ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे कोई परेशानी या दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन रियलिटी अच्छी किताबों में आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, R बराबर 2ML NE स्क्वायर A टाउ। यहीं से एक चीज डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी साथियों, तो देखो कुछ स्टाइल में लिख लो, NE स्क्वायर टाउ L बाई A, ये जो क्वांटिटी है इसे ही कहा जाता है रजिस्टिविटी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R बराबर रो L बाई A। तो ये तो हो गया, हमने सिद्ध कर लिया ओम साहब का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे अगले पार्ट में आपसे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचकर संतुलन प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। संतुलन प्रतिबंध कब होता है दोस्तों, जब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा आपकी शून्य हो। पहले तो आरेख बनाते हैं, आरेख बनाने में भी कई बच्चों को समस्या आ जाती है, देखें ध्यान से, आसानी से बनाते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट रखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट रखिए, एक चतुर्भुज शेप में हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया 5, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया। 4 रेजिस्टेंस को जोड़कर एक व्यवस्था हम लोग बना लेते हैं, ठीक। ये
अब एक ये जो इसका डायगोनल है इसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और एक जो ये वाला डायगोनल है इससे हम लोग एक बैटरी को जोड़ देते हैं। अब ये 4 प्रतिरोध, मान लो इसका नामकरण संस्कार कर दें ABCD, ये हो गया PQRS, जो भी मानना है आप जैसे भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो संतुलन की अवस्था में ये कहा जाता है कि यदि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा शून्य हो तो प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये इसी बहाने आपका किरचॉफ लॉ भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कि I करंट आपका निकल के आता है। अब यहाँ पर दो पाथ हो जाते हैं, यहाँ मान लीजिए कि I1 करंट चला जाता है, यहाँ I2 करंट चला जाता है। अब ये I1 ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसे क्रॉस होते हुए जाएगा, तो भी यहाँ पर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में IG धारा अभी के लिए चली जाती है, तो यहाँ पर कितना जाएगी, फिर I1 करंट था तो इसका मतलब I1 माइनस IG जाएगी। ठीक, सिमिलरली I2 यहाँ से निकल के आएगा, IG यहाँ से निकल के आएगा, तो यहाँ करंट कितना जाएगी, I2 प्लस IG। अब यहाँ से फिर ये I2 प्लस IG और यहाँ से I1 माइनस IG यहाँ तक आएगी, तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, आपको नेट करंट I1 प्लस I2 मिल जाएगी, जो कि I है हमारा। तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा अगर शून्य है तो IG इसका मतलब क्या है, शून्य है। तो अब अगर ये शून्य है तो इसका मतलब इस वाली जो ब्रांच है उसमें तो करंट I1 जा रही है कि नहीं, और यहाँ पर भी जो CD वाली ब्रांच है इसका मतलब इसमें भी करंट कितना जा रही है, I2, चूंकि IG क्या है आपका, 0 है। ऑल राइट, अब देखें यहाँ पर एक लूप है, तो लूप में हम लोग किसका नियम लगाते हैं, किरचॉफ साहब का। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जो उनका सेकंड लॉ था कि किसी बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा, शून्य होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कुल मिला के हमको देखना है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे देखें, तो ध्यान रखिएगा मेरा जो तरीका है कि आपको तो ये पता है ना कि बैटरी में जो बड़ा डंडा होता है प्लस, छोटा डंडा जो होता है वो आपका माइनस होता है। तो करंट को देखकर हम लोग मार्क करते हैं प्लस माइनस, बढ़ो तो प्लस, घटो तो माइनस। तो यहाँ करंट इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस मान लिए, यहाँ पर माइनस मान लिए। सिमिलरली I2 यहाँ जा रही है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब हमारे पास ये दो लूप है, ध्यान देना, लूप या बंद पास ABDA, ठीक, ABD मत लिख देना, जहां से चलो वहां तक वापस आओ, तो उसको एक लूप बोला जाता है टेक्निकली, लूप ABDA में। अगेन मैं यहाँ पर किरचॉफ सर का सेकंड लॉ लगा रहा हूँ, समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा, शून्य होता है। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कितना, पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग कैसे निकालेंगे, ओम साहब के नियम से, V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR ये होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, यहाँ रजिस्टर आपने P माना है तो V बराबर IR, तो यहाँ पर करंट है I1, R कितना हुआ P। अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं वापस, तो इसमें ये करंट तो जा नहीं रही है चूंकि IG क्या है आपका 0 है, तभी तो ये स्थिति आ रही है, P/Q इज इक्वल टू R/S। हम लोग ऐसे आए, उसके बाद फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ प्लस से माइनस इधर मार्क किए, लेकिन हम लोग जा कैसे रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्लस से माइनस गए तो इसका मतलब घट गए, तो ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ माइनस से प्लस आए तो इसका मतलब बढ़ गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I2R, ठीक है ना। इतने का पोटेंशियल ड्रॉप आया, समझ पा रहे होंगे, फिर समझे, प्लस से माइनस गए, बढ़ेगी घटे, घट गए सर ना, तो घटने के लिए क्या लगाते हैं माइनस, और अगर बढ़े तो क्या लगा देते हैं प्लस। अब किरचॉफ लॉ कहता है कि समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, शून्य के बराबर कर दिया। अब ये I1P उधर जाएगा तो I1P बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, I2R आ जाएगा। सिमिलरली आप इस वाली लूप में आ जाइए, देखिएगा ध्यान से, लूप BCDB में यहाँ पर भी करंट को देखकर प्लस माइनस मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे करंट I1 ही जा रही है, चूंकि IG क्या है आपकी 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका I1Q का पोटेंशियल ड्रॉप आया, प्लस से माइनस गए, बढ़े की घटे, घटे घटे तो माइनस। अब फिर यहाँ से ऐसे आ रहे हैं तो यहाँ करंट को देखकर प्लस माइनस मार्क करते हैं, करंट इस डायरेक्शन में है तो ये प्लस माइनस ऐसे मार्क होगा, लेकिन हम लोग जो आ रहे हैं वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट के ना, माइनस से प्लस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, I2S बराबर 0, इसको उधर लेके जाइए।
I1Q बराबर क्या आ जाएगा आपका I2S आ जाएगा। अब दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड कर देंगे तो I1P अपान I1Q बराबर I2R बाई I2S। इससे ये कैंसल, I1 से I1 कैंसल। संतुलन की अवस्था में P बाई Q बराबर R बाई S। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों। उम्मीद है आपको काफी अच्छे से सब कुछ बातें समझ में आ गई हैं, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके और पार्ट भी आते रहेंगे, नहीं तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है आपको दबाव महसूस हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको दबाव महसूस हो या आपको अपच हो जाए, उल्टी आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से पढ़ पाएँ। कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।